Hello everyone, welcome to the summer internship 2020. This is architect Pankaj Sharma. I hope आपने कल की वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा एंड आई एम ग्लैड कि कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पुट अप किए। इस पूरी वीडियो के दौरान आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप वो डाउट पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड में सिविल ड्राइंग्स के बारे में। इसमें मार्किंग लेआउट प्लान, सिविल लेआउट प्लान, डोर विंडो शेड्यूल और डोर विंडो शेड्यूल में ओपनिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सिविल वर्किंग ड्राइंग्स और डोर विंडो शेड्यूल्स बहुत काम आते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पे ड्राइंग्स भेजते हैं। मार्किंग लेआउट प्लान, सिविल लेआउट प्लान, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, ये जनरली एक पूरा एक सेट होता है जिसके अंदर हम जितने भी सिविल वर्क है उस सब की डायमेंशंस और उनकी पोजीशनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि साइट पे उसका कंस्ट्रक्शन हो सके। तो चलिए इस पे अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में। तो जैसा कि आपने देखा था कल हमने इस प्लान में वॉल्स हमने सब बना दिए थे, इसमें डोर विंडो हमने डाल दिए थे। अब इसमें हम आगे बात करते हैं वर्किंग प्लान की। वर्किंग प्लान में जो सबसे पहले आती है आपकी ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस हमें इंडिकेट करती है कि आपके जो कॉलम्स हैं उनकी ग्रिड क्या चल रही है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे उसमें हम ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं ताकि जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके, उनको एक ग्रिड मिल सके। ये ग्रिड जो सिस्टम है ये तब हेल्पफुल होता है जब आप साइट पे मार्किंग कर रहे होते हैं ताकि आपकी सब जो कॉलम्स हैं, जो बीम्स हैं, जितनी भी वॉल्स अपन ले रहे हैं वो सब इनलाइन हो सके। अभी तो हमारे पास में जो साइट है वो प्रॉपर 25 फीट बाय 45 फीट की एक रेक्टेंगल है जिसमें सारी एजेस 90 डिग्री हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एजेस जो होती है वो 90 डिग्री पे नहीं होती है। तो उन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन को सीमलेसली और इफेक्टिवली करने के लिए हम ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने सब कॉलम्स और मार्क कर दिए थे। ग्रिड लाइन के लिए हमने एक नई लेयर यहाँ बनाई हुई है AR ग्रिड करके। आप इस लेयर को ऑन कर लीजिए। तो आर्किटेक्चर में जनरली क्या करते हैं कि जो ग्रिड लाइंस लेते हैं हम वो वॉल्स का या फिर कॉलम्स का सेंटर से लेते हैं ताकि हम जब डायमेंशनिंग करें या जब हम उनको मार्किंग करें तो हमें पता हो कि उन ग्रिड लाइंस के पास में या जो वॉल्स हैं या जो कॉलम्स हैं वो उन ग्रिड लाइन से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो या तो मैं नॉर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और उसका मिड पॉइंट लेके मैं एक लाइन यहाँ पे बना लूंगा, बट इसमें मेरे को 3 से 4 कमांड यूज करनी पड़ेंगी। तो कई अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक्सेल कमांड का यूज करेंगे। एक्सेल होता है एक्सटेंडेड लाइन कमांड्स। ये जितनी भी लाइंस हम बनाएंगे इसके अंदर वो एक्सटेंडेड होती है पूरे व्यू पोर्ट में, पूरे वर्ल्ड में। जितना भी जो ये आप मॉडल स्पेस देख रहे हैं इसको वर्ल्ड कहते हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड में वो पूरी एक्सटेंडेड होती है एज टू एज तक। मतलब इट इज जस्ट एन इन्फिनिटी लाइन जो कि हम कहीं भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसे पूरा इन्फिनिटी तक ले आ सकते हैं। तो उस कमांड को यूज करने के लिए XL एंटर करते हैं। अब इसमें 4-5 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में, जिसमें पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट और ऑफसेट। तो इन 5 ऑप्शंस में से हॉरिजॉन्टल जो है वो हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही देगा, जो वर्टिकल है वो हमेशा एक वर्टिकल लाइन ही देगा चाहे हम उसे कहीं भी प्लेस करें। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसके लिए मैं H एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सिर्फ एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मेरे को लाइन मिल गई है। इस लाइन को मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। अभी हमने जो कल बात की थी M2P कमांड की, वो इस जगह पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी ऐसा मिड पॉइंट नहीं है जिसको हम कह सके कि ये मिड पॉइंट है और हम यहाँ से इसको ले सके, क्योंकि हमें इस वॉल के सेंटर लाइन लेनी है। तो यहाँ पे हम M2P कमांड यूज कर सकते हैं। अभी जैसे ही इसमें आया कि स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है इसका कि कहाँ पे हमारा इसका जो पॉइंट होगा वो हम रखेंगे, इस लाइन को हम कहाँ पे रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी वॉल के सेंटर में वो लाइन रखूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे M2P कमांड का यूज करूंगा।
M2P कमांड मैंने यहाँ डाली है। अब M2P कमांड में मुझे बोलता है पहला पॉइंट इसमें डालना है, तो पहला पॉइंट मेरा इस वॉल का ये होगा और दूसरा इसके ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट मैं इस वॉल में ले लूंगा। तो आप जैसे देखेंगे मैंने किया तो ये इसके सेंटर में ये लाइन आ गई है। अभी यही मुझे ग्रिड जो है वो इसमें कंटिन्यू करनी है कॉलम को लेके। ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं था तो मैंने इस वॉल के सेंटर में लिया। अब यहाँ पे मेरे पास में एक कॉलम की ग्रिड बनती है, तो मैं इस कॉलम की ग्रिड करने के लिए मैं इस कॉलम के सेंटर से एक लाइन मार्क कर दूंगा। सेम ऐसे ही मैं इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनके सेंटर में लाइन मार्क कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट जितने भी कॉलम है सब एक ही ग्रिड के साथ में सेम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इन द सेंस कि दो जो कॉलम है वो ग्रिड लाइन के दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इसका मतलब कि जो भी हम इसमें बीम डालेंगे या जो भी हम है तो वो इसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम एक्सेल करके वर्टिकल लाइंस भी ले सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे सिर्फ वर्टिकल लाइंस ही आएंगी। अब इसमें क्योंकि ये कॉलम जो है उसकी थिकनेस ही हमारी वॉल की थिकनेस जितनी है, तो यहाँ पे हमें ये मिडल सेंटर पॉइंट इजीली मिल जाता है। ऐसे ही मैं इसका भी सेंटर पॉइंट ले लूंगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका और इसका अलाइनमेंट सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे दो सेंटर लाइंस मार्क करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए हमने ये सारी सेंटर लाइंस तो मार्क कर ली हैं। अब इन सेंटर लाइंस का मार्क करने के बाद में आप देखेंगे ये तो इन्फिनिटी लाइंस है, इनको हमें कंसोलिडेट, इनको यूजेबल कैसे बनाएं। तो जो सबसे अच्छा तरीका है उसके अंदर मेरे को ये लगता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाएं, जितना भी आपको ग्रिड लाइन के बाहर तक का एरिया चाहिए उस रेक्टेंगल से फिर आप उसको ट्रिम कर दें सारी लाइंस को। तो ट्रिम कमांड के लिए हम TR एंटर जो है ट्रिम कमांड को यूज करेंगे। इसमें भी दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं TR डबल एंटर करता हूँ तो मैं डायरेक्टली किसी भी लाइन को इरेज कर सकता हूँ, और अगर मुझे TR एंटर करता हूँ, सिर्फ एक बार एंटर करने पे मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा जिसके अलावा मेरे को जो भी लाइन उससे कट हो रही होंगी मैं उन सबको एक बार और एंटर करके सब एक साथ में हटा सकता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैं जो दूसरी लाइन से वो अफेक्ट नहीं होंगी मेरी, लेकिन जब मैं TR डबल एंटर करता हूँ तो इसमें मेरी बाकी सारी लाइंस भी अफेक्ट होती है इन लाइंस के अलावा। तो ये बहुत हैंडी होता है जब हमें सिर्फ एक एरिया की या एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर की लाइंस या बाहर की लाइंस को डिलीट करना हो। चलिए मैं इसको पूरा डिलीट कर लेता हूँ। अगर कोई गलती होती है तो आप Ctrl Z करके हमेशा उसको सही कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे ये ग्रिड लाइंस तो बन गई है तो मुझे इस रेक्टेंगल की कोई जरूरत नहीं है तो मैं हटा दूंगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरे को पूरी ग्रिड्स मिल गई हैं। अब इन ग्रिड्स में इनको नेमिंग कैसे की जाए, क्योंकि ग्रिड जब आप देते हैं तो ग्रिड का हमेशा एक नेम होता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसे। अगर मैं इसको यहाँ 0 0 से स्टार्ट करता तो ये 0 0 0 1 0 2 ऐसे हम ग्रिड को नाम दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स के भी हमें नाम मिल जाते हैं कि हमारा ये कॉलम कौन सा कॉलम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैं A से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी ये ग्रिड A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। और यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 से स्टार्ट करता हूँ तो ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3 और ग्रिड 4। तो अगर ऐसे मैंने मार्किंग कर दी तो मेरा ये जो कॉलम है, ये कॉलम का जो नाम होगा वो मेरा ग्रिड A और 1 पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये कॉलम का हो गया A1। ऐसे ही यहाँ पे B1, ये C1 और ये D1। तो ऐसे करके हम ग्रिड से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं पूरा की पूरा प्लान को। तो आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर ये पूरी ग्रिड बना ली है। अब इसमें ग्रिड में मैंने इसको पूरा एक ब्लॉक बना लिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बिना ब्लॉक के भी रख सकता हूँ। इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप ये देखेंगे ये भी एक ब्लॉक है जिसमें मैंने लेबलिंग की हुई है, लेकिन ये एक कोई नॉर्मल ब्लॉक नहीं है। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे को वैल्यू इनपुट करने का एक एट्रीब्यूट खुलता है, एक टैग खुलता है। तो इसको कहते हैं टैग क्रिएट करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये आपको आ जाए तो ये आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो इसको क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी आप अगर ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कि मैंने अगर बनाना है, अगर मुझे ऐसा ही एक और टैग क्रिएट करना है तो मैं इसको कोई भी एक सर्कल बना के उसको मैं पहले एक ब्लॉक बनाने के लिए इसमें आऊंगा।
अब ये मुझसे पूछेगा वही स्पेसिफाई पॉइंट एंड जितने भी स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन जो बेस पॉइंट है वो अपने को करना है। इसको ब्लॉक एडिटर में हमें ओपन भी करना है। यहाँ पे हमें ये वाला जो फंक्शन है बहुत काम आता है, क्योंकि हमें इसको ब्लॉक एडिटर में ओपन करके वहां पे इसमें एट्रीब्यूट्स डालने हैं। जैसे कि अब इसमें नाम डालना है, तो मैं इसको अभी नाम डालता हूँ ग्रिड टैग 1, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुराने वाले का नाम ग्रिड टैग डाला हुआ था, तो इसको मैं ग्रिड टैग 1 डाल देता हूँ और मैं ओके करूंगा तो ये मेरा बेस पॉइंट पूछेगा। तो मैंने इसका बेस पॉइंट इसको सेंटर में दे दिया है। अब यहाँ देखेंगे कि आपको ये एक सर्कल मिल गया, हम एक ब्लॉक एडिटर में आ गए हैं। इस ब्लॉक एडिटर में एक जो खास बात हम इसमें ऐड करेंगे वो है एट्रीब्यूट्स। तो आप देखेंगे कि ये एक ब्लॉक एडिटर का एक पेन खुल जाता है या टूल बार खुल जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। होवर करने पे आपको सारे टूल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे ब्लॉक टेबल हो गया है, इसमें कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं, इसमें आप क्लोज ब्लॉक भी कर सकते हो एडिटर से बाहर आने के लिए। तो इसमें एक और ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक मेरे पास में डायलॉग खुलता है जिसमें है डिफाइन एट्रीब्यूट्स का डायलॉग। इसमें हमें एक एट्रीब्यूट बनाना है इसके लिए, ताकि हम उसमें वो एडिट कर सके बाद में। तो जैसे कि मैं इसमें एक अगर बनाता हूँ एट्रीब्यूट, तो मैं इस टैग का नाम दे देता हूँ ग्रिड अंडरस्कोर टैग अंडरस्कोर ए, क्योंकि ये मेरी ए अल्फाबेटिकली चलेगी इसलिए। अब ये बोलता है कि प्रॉम्प्ट क्या करेगा, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंटर वैल्यू, जो कि हमें सिर्फ शो करेगा कि यहाँ पे क्या डालना है। अगर इसमें हमें करना है तो एंटर ग्रिड वैल्यू भी हम कर सकते हैं, ताकि जो भी इसमें डाले उसको स्पेसिफाई हो जाए कि हम यहाँ पे ग्रिड की ही वैल्यू डालनी है। फिर इसमें आता है डिफॉल्ट का, तो हम इसमें डिफॉल्ट डालेंगे ए, जो कि हमारा अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ए आएगा, तो हम इसे एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं। जब भी हम इसे इंसर्ट करेंगे तो हमें हमेशा वो डिफॉल्ट वैल्यू ए मिलेगी। अब इसमें ये जो सेटिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्स्ट सेटिंग्स जो है इसकी, अगर मैं इसमें जस्टिफाई करता हूँ इसको, तो मैं इसे मिडल सेंटर में लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हमें इसे सेंटर सर्कल के सेंटर में रखना है हमेशा। अगर मैं टॉप लेफ्ट लेता हूँ या टॉप राइट लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे उसके राइट में या लेफ्ट में या ऊपर या नीचे ही होगा। तो हमें इसमें मिडल सेंटर हमेशा सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट स्टाइल में स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, इसमें अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें ओके करेंगे तो आपको ये बोलेगा टेक्स्ट प्लेस कहाँ करना है। तो मैं टेक्स्ट प्लेस करने के लिए मैं ये सेंटर पॉइंट इसमें क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, तो हमें उसको इतना बड़ा करना है कि ये इस पूरे में एक आ जाए। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम इसकी जो हाइट है वो हम इसमें बढ़ा लेंगे। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि ये सर्कल मैंने 6 इंच का इसका रेडियस लिया था, तो मैंने 6 इंचज का इसमें टैग का हाइट ले ली है, टेक्स्ट की हाइट ले ली है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें क्लोज ब्लॉक एडिट करके सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो इस ब्लॉक में आप देखोगे, आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको ब्लॉक एडिटर में लेके जाएगा। इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड में जाते ही आपके जितने भी आपने टैग्स बनाए हैं वो आपके जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, जितने भी आपके फाइल के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं और जितने भी आप बनाएंगे ब्लॉक्स, वो सब यहाँ पे आ जाता है आपको वापस यूज करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बनाया था ग्रिड टैग, अब मैंने बनाया है ग्रिड टैग 1। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये मुझसे पूछेगा एंटर ग्रिड। तो हमने जैसे उसमें लिखा था कि यहाँ पे क्या हमें पूछेगा, वो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, तो यहाँ पे हमने बोला एंटर ग्रिड, और डिफॉल्ट वैल्यू हमारे हमेशा 1 आएगी। इसको हमने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा जो हमारा टैग है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे को ये हमेशा एक एंटर वैल्यू करने के लिए ही बोलेगा। तो ये बहुत हैंडी होता है जब आपको बहुत सारे ऐसे टैग्स बनाने होते हैं। अब इसको मैं जहाँ पे भी मुझे प्लेस करना है मैं इसको वहाँ पे रख सकता हूँ, और मैं इसको प्लेस करके या कॉपी करके मैं इसको और कर सकता हूँ, और इसका वैल्यू मैं वापस चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको दूसरे वाले को वैल्यू दी है बी, तो मैं इसमें अब जितने भी मर्जी चाहे उतने टैग्स करके इसको कर सकता हूँ। ये टैग्स हमारे सबसे ज्यादा काम आते हैं जब हम डोर और विंडो के टैग्स पे आगे बात करेंगे तब। अब मार्किंग प्लान में हमारे ग्रिड्स हो गई हैं, हमारे
कॉलम्स हो गए हैं। अब इसमें आता है बीम्स की बात। तो जब भी हम कभी किसी एक आर्किटेक्चरल लेआउट की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चरल लेआउट में जो हम बीम और कॉलम का जो जनरल अरेंजमेंट देते हैं, जो GFC ड्राइंग जिसको कहते हैं, जनरल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, तो जनरल अरेंजमेंट जितने भी हम देते हैं उसके अंदर हम बहुत टेंटेटिव मार्किंग करते हैं कि हमारी बीम कहाँ आनी है और हमारे कॉलम्स कहाँ कहाँ आएंगे। हम इसमें बहुत थंब रूल पे चलते हैं कि हमारे कॉलम साइजेस जो है वो बहुत स्टैंडर्ड लेते हैं, जो हमारे बीम साइजेस हम बहुत स्टैंडर्ड लेते हैं आर्किटेक्चरली। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इसमें फर्दर डिटेलिंग करते हैं, तो फिर सिविल इंजीनियर का इसमें रोल आता है। सिविल इंजीनियर क्या करते हैं कि इसमें लोड कैलकुलेट करते हैं, और लोड कैलकुलेट करके हमें बताते हैं कि यहाँ पे कॉलम कितने साइज का आएगा, और अगर हमें यही साइज रखना है तो इसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो कितनी आएगी, कितने साइज की आएगी, या हमें कंक्रीट कौन से ग्रेड का लेना है। तो वो काम जो है वो सिविल इंजीनियर का है, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज इसके अंदर है। हम अभी यहाँ पे लेआउट बना रहे हैं, तो वो बहुत जनरल लेआउट है। इसमें हमें सिर्फ उनको मार्किंग करके दिखाना है कि हमें यहाँ बीम चाहिए और हमें यहाँ बीम नहीं चाहिए। तो जब हम उनको ये चीज शो कर देते हैं कि हमें यहाँ बीम चाहिए या हमें यहाँ बीम नहीं चाहिए, तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो लोड कैलकुलेट करके उसमें पता करते हैं कि कहाँ पे कितना रीइंफोर्समेंट हमें जरूरत पड़ेगी। उसकी ड्राइंग्स जो होती हैं वो अलग से कंसल्टेंसी बनाते हैं, स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी बनाते हैं। एंड अभी जो हम इसमें करने वाले हैं, हम इसमें सिर्फ बेसिक बीम डिटेल बनाएंगे। तो अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम सब आ गए हैं। अब इसमें हमें बीम्स डालनी है। तो सबसे जो थंब रूल है वो है पहले पेरिफेरी बीम चलाने का। जब भी आपके पास में कोई एक छोटा प्लॉट होता है, तो हम क्या करते हैं, बीम्स को टाई करते हैं कॉलम्स के साथ में। जैसे मेरा, और हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे जो कॉलम्स हैं वो बीम्स के साथ टाई तो हो, लेकिन एक जो स्लैब जो बने वो भी हमारे पास में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स जो हैं वो स्लैब के लिए, रिइंफोर्समेंट के लिए और वर्किंग ऑन साइट के लिए इजी टू यूज होती हैं, उनमें काम करना इजी हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पे बीम बनाने के लिए पहले बीम की लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे वापस जो लाइंस हैं जहाँ जहाँ मेरी बीम आएंगी, जैसे मेरी एक बीम मुझे पता है कि इधर आने वाली है, तो मैंने वो बीम यहाँ डाल दी। अब ये बीम जो है ये डॉटेड लाइन में इसलिए है क्योंकि ये हमें इस जो सेक्शन हमने एक्चुअली, अभी जो बीम है ये डॉटेड इसलिए है क्योंकि जब हम प्लान पे बात कर रहे हैं, तो प्लान जो होता है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है हमारे विंडो और लिंटल और सिल के बीच से। तो उसमें हमें बीम्स नहीं दिखती हैं। बीम्स जो होती है वो हमारे उस सेक्शन के ऊपर रह जाती है और हम उस सेक्शन के नीचे देख रहे होते हैं, इसलिए हमेशा हम इसे डॉटेड में डालते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारे प्लान में नीचे नहीं शो हो रही है और जो कि हमें ऊपर दिखानी है, हम उसे हमेशा डॉटेड में डालेंगे। जैसे कि आर्चेस, मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे कोई आर्च आ रहा है, जैसे आपने कई कई प्रोजेक्ट्स में देखा होगा, कई घरों में भी देखा होगा, जहाँ पे वो डोर ना देने के बजाय वहाँ पे एक आर्च बना देते हैं, आर्च क्रिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उस आर्च को शो करने के लिए हम दो डॉटेड लाइन से मार्क कर देंगे और इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ताकि यहाँ पता चल जाए कि हमने आर्च हमने ड्रॉ की है। तो सेम प्रिंसिपल बीम के लिए भी होता है। बीम हमारी कटती नहीं है प्लान में, तो हम इसको डॉटेड में दिखाते हैं। अब क्योंकि ये जो लाइन टाइप स्केल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ाऊंगा। स्केल बढ़ाने के लिए मुझे बस प्रॉपर्टीज में जाके इसका लाइन टाइप स्केल बढ़ा देना है। लाइन टाइप स्केल बढ़ाते ही मेरे पास में ये आ गई। इसमें एक चीज और आप नोट करेंगे कि जब भी मैं अब कोई नई लाइन डालूंगा वो मेरी पुराने वाले लाइन टाइप स्केल में ही आएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कोई भी कमांड बिना डाले जब हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो अब भी हमारे पास में जो बीम लेयर सिलेक्टेड है उसमें लाइन टाइप स्केल 1 दिखा रहा है। हमने पिछली बार 5 की थी, तो हम इसको यहीं पे ही 5 कर देंगे बिना कोई कमांड एक्टिवेट किए। अब जब भी मैं इसमें करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट मेरी जो लाइन वेट है वो हमेशा, लाइन टाइप स्केल है वो हमेशा 5 ही लेगा। तो चलिए इसमें अब हम सारी बीम्स ड्रॉ कर लेते हैं।
जैसे कि अभी एक बीम मेरी इस पूरे को बाइंड करेगी यहाँ तक, और ये एंड भी एंड टू एंड तक जाएगी, और ये बीम मेरी 9 इंच की जो होगी इसकी थिकनेस होगी और 1 फीट की डेप्थ होगी। तो जैसे 9 इंच में थिकनेस दिखाई, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ओटीएस जो मैंने बनाया था इसके अंदर ये बीम जो है वो बाहर निकल रही है, और मेरी जो वॉल है वो पीछे रह गई है। इसका करने का जो मेरा मेन रीजन है वो यही है, ताकि मुझे इस ओटीएस में ज्यादा जगह मिल पाए जब मैं यहाँ पे बैठ के डाइनिंग से इसको देखूं। ये अभी बहुत छोटा हो जाएगा अगर मैं इसमें 4.5 इंच भी हटा दूं और यहाँ पे वॉल कर दूं। बाकी इस ओटीएस में 9 इंच की वॉल का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे एक बफर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट के लिए। तो आर्किटेक्चरली जब आप कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये 9 इंच की वॉल की जगह 4.5 इंच की वॉल करने से हमारी ऑलमोस्ट इस वॉल की जो कॉस्ट है वो हाफ हो जाती है। तो ये कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जो कि आप आर्किटेक्चर में अगर यूज करेंगे, या फिर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह पे ये चीजें यूज होती है ताकि लोग अपने कॉस्ट को, अपने बिल्डिंग को थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। दूसरा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि मैंने जो ये बीम ली है इसको मैंने इस कॉलम के सेंटर से नहीं ली है, इसको मैंने इस एज से ली है। इसके भी एक रीजन है कि मैं इसको इस एज से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो बीम है वो मेरी इस जो वॉल है उसके ऊपर आए। अभी ये वॉल अगर मेरी 9 इंच की होती तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी जो बीम है वो मेरी वॉल से फ्लश हो जाती, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बाहर निकलती हुई बीम नहीं दिखती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरी जो वॉल है मैंने 9 इंच की नहीं 4.5 इंच की ली है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी वॉल है वो कहीं भी किसी भी बीम के एक फेस से फिनिश हो जाए, जिसमें मेरे को ज्यादा खांचे नहीं बने। जैसे निशेस जो आप बोलते हैं, जो निशेस बन जाते हैं जहाँ पे हमारी वॉल और बीम जब एक लाइन में नहीं होती है तो वहाँ पे एक निश बन जाता है, जिसको बाद में ट्रीट करना भी डिफिकल्ट होता है, और इतना आप वहाँ पे प्लास्टरिंग नहीं कर पाते हैं कि उसको 4.5 इंच का जो गैप है उसको भर पाए, या फिर 3 इंच का गैप भर पाए। इसलिए कोशिश ये करिए कि जितना हो सके वॉल को बीम से अलाइन कीजिए। सेम मैं यहाँ पे करूंगा। अब यहाँ पे तो मेरी जो बीम है वो बिल्कुल कॉलम से अलाइन होके आ रही है, तो नीचे जो मेरी वॉल है उसको मैं सेंटर में ना लेके उसको मैं इसे एक एज पे लूंगा ताकि मेरी ये पूरी की पूरी वॉल पे फिनिश हो जाए। और क्योंकि ये मेरा मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम पे मुझे एक क्लीन वॉल मिल जाए। दूसरे जो रूम है, दूसरे रूम में अगर देखें तो मेरे को ये 2 बीम सब दिखाई दे रही हैं, तो इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम चाहें तो इनको बाद में इस बीम लेवल पे फॉल सीलिंग करके इनको ढक भी सकते हैं, या इनको नहीं भी ढकेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आफ्टरऑल ये बहुत छोटा घर है तो इसमें इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अब मैं इसका पूरा बीम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें पूरी बीम्स बना ली हैं, और मैंने कोशिश ये की है कि मेरे को जहाँ पे भी मिले वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्लियर स्लैब मिले, मुझे कोई भी बीच में हिंड्रेंस ना मिले। अब क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्पैन है वो बड़ा था और यहाँ पे मेरा एक कटआउट भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक और बीम चलाई है जो कि हो सकता है जिसकी डेप्थ कम हो, वो स्ट्रक्चरली लोड कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये बीम यहाँ पे जो है वो काम करेगी इसका लोड कैरी करने में। तो डायमेंशनिंग में क्या होता है कि हमें जितनी भी ये वॉल्स हैं इन सब के डायमेंशंस डालने होते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन डायमेंशंस को रीड करके और आगे जो वर्क है वो वहाँ पे कर सके। तो इसमें भी 2 तरीके होते हैं डायमेंशनिंग करने के। पहला, या तो आप सिर्फ वॉल्स की डायमेंशंस दे दें और साइड के अकॉर्डिंग हम इसमें डायमेंशंस कर दें, या फिर हम ग्रिड से डायमेंशन दें। और हमेशा जब भी आप आर्किटेक्चर में देखेंगे तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ग्रिड से डायमेंशन करना, क्योंकि आपका जो ग्रिड होता है वो आपका सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलता है, सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो जैसे मैं इसमें अगर मैं डालूंगा तो मैं इसमें यहाँ पे, तो अभी जैसे मुझे इसके अंदर डायमेंशन डालनी है तो मैं उसके लिए DLI एंटर करूंगा, दैट इज डिम लीनियर, मतलब कि आपको एक लीनियर डायमेंशन मिलेगी इसके अंदर। और एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन डाल दी है। अब आप देखेंगे ये डायमेंशन बहुत छोटी आ रही है और मेरे को जैसी चाहिए वो वैसी नहीं है। तो इसके लिए हम सेटिंग्स कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा।
इसके लिए क्या करना है कि जब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, पहले तो हम इसकी लेयर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने AR डिम करके एक लेयर बनाई हुई है इसके लिए। दूसरा होता है आपका डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल का हम क्या करते हैं कि जब भी हमें डायमेंशन को टेक्स्ट में, डायमेंशन के टेक्स्ट में या डायमेंशन के एरोज में या उसके किस तरह से उसका दिखेगा, उसके स्टाइल में हमें अगर चेंज करना होता है तो हम इसको डायमेंशन स्टाइल कहते हैं। तो डी एंटर करेंगे तो हमारा एक डायलॉग खुलता है, दैट इज डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब इसमें आप देखेंगे मैंने कुछ डायमेंशंस ऑलरेडी बना रखी हैं इसके अंदर, जैसे कि PS100, एक स्टेज 8, स्टेज 4 एंड स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक नया एक हम बनाते हैं, तो मैं एक स्टैंडर्ड ले लेता हूँ और स्टैंडर्ड लेके मैं इसे एक न्यू क्रिएट करते हैं। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि कहाँ से क्रिएट करना है, तो न्यू स्टाइल नेम जो होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, मान लीजिए स्टैंडर्ड 2, और इसको हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड से और कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें देखिए कि आपका ये न्यू डायमेंशन स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड 2 का यहाँ पे आ गया है, एक नई डायमेंशन स्टाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे लाइन, सिंबल, टेक्स्ट, फिट और प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स एंड टॉलरेंस। तो इसमें एक एक करके हम अब बात करते हैं। जैसे कि अब हम लाइन पे आते हैं, तो लाइंस में क्या होता है कि जो हमारी डायमेंशन लाइंस होती हैं टेक्स्ट के छोड़ के, उन लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है। तो इसमें हम जो कलर हैं वो हमेशा हम इसे बाय लेयर ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम डायमेंशन लें हम वो उसका लेयर एक ही रखें। हमारा जो लाइन टाइप है वो हमेशा कंटिन्यूस, लाइन वेट भी हमारा बाय लेयर ही होगा और ये भी हमारा बाय लेयर ही होगा, क्योंकि हम जो भी सेट करेंगे वो हम लेयर के अंदर ही सेट कर देंगे इसकी सारी लाइन की प्रॉपर्टीज। दूसरा आप इसमें देखेंगे कि बेस लाइन स्पेसिंग। तो बेस लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि जो आप जहां से आप डायमेंशन ले रहे हैं वहां से और डायमेंशन का जो एंड पॉइंट है वहां पे उसकी स्पेसिंग के बारे में होती है ये। तो इसको मैं 1 इंच के करीब रख लेता हूँ अभी। फिर आते हैं आपका नीचे एक्सटेंशन लाइंस। तो एक्सटेंशन लाइंस में जो आपका कलर है वो भी हम इसे बाय लेयर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब जो लाइंस है जो एक्सटेंड हो रही हैं वो सब सेम कलर की हो गई, बाय लेयर में जो अभी ग्रीन कलर सिलेक्टेड है उसमें हो गई है। जैसे ही हम इसमें लेयर चेंज करेंगे तो वो उस लेयर के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। अब इसके बाद में आते हैं हम एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। तो अब जो डायमेंशन लाइंस हैं, ये वाली जो डायमेंशन लाइंस है इसके आगे हम कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा। इस चीज को सबसे अच्छा है देखना, मैं जब इसमें हम सिंबल और एरोज में आएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसमें कैसे कर रहे हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस में मैं अभी के लिए इसको 3 इंचेस रखता हूँ, और सेम यानी ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन जो है, जो कि हमारा ओरिजिन से जहाँ पे हम पॉइंट रख रहे हैं वहां से कितना ऑफसेट होगा उसके लिए भी मैं इसे 3 इंचेस रख लेता हूँ। अब एक चीज आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये दोनों सेटिंग्स चेंज की, यहाँ पे एक बहुत वियर्ड सा एक बन गया जिसमें डायमेंशन लाइन बहुत अलग चली गई है और टेक्स्ट अलग रह गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे अच्छा, जो अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है आर्किटेक्चर में, उसमें हम क्या करते हैं, इन बियॉन्ड लाइंस को ना लेके हम फिक्स लाइंस को ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके जो एक्सटेंडेड लाइंस होती हैं, जो लाइंस होती है उनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स हो जाती है, वो आपके एंड टू एंड नहीं चलती हैं। तो इसको मैं जैसे अगर 6 इंचेस में फिक्स कर लेता हूँ कि मेरी 6 इंचेस लेंथ ही रहेगी, चाहे मैं उस डायमेंशन को कितना भी आगे ले जाऊँ और कितना भी पीछे ले जाऊँ, तो वो हमेशा यहाँ से सेट होती है। फिर आते हैं सिंबल पे। सिंबल्स में आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज फिल अभी हमने किया हुआ है, पर आर्किटेक्चर में जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर टिक या फिर ऑब्लिक। मैं आर्किटेक्चर टिक से ज्यादा प्रेफर करूंगा ऑब्लिक यूज करना, क्योंकि ऑब्लिक जो है वो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है और देखने में सोबर भी लगता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्लिक किया, तो यहाँ नीचे वाले में भी दोनों ऑब्लिक हो गया है। तो ये दोनों की दोनों जो एंड पॉइंट्स है वो मेरे ऑब्लिक में चेंज हो गए हैं। अब इसमें आता है आपका एरो साइज। अभी एरो साइज बहुत छोटा हो रखा है इसके अंदर, क्योंकि हमारी डायमेंशन लाइंस का हमने 3 इंचेस लिया था, तो हम इसमें एरो साइज भी हम जो एक्सटेंड कर, जो हमने डायमेंशन लाइंस हमने 3 इंचेस लिया था, एक्सटेंशन लिया था, हम इसमें एरो साइज भी 3 इंचेस लेंगे ताकि हमारे जो डायमेंशन है उसका ओवरऑल स्केल हमें अच्छा दिखाई दे। अभी भी आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि कैसे है क्या है वो, इसलिए क्योंकि अब हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का साइज जो है बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज पे आके हम इसका टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ा देंगे।
उसके लिए हम यहाँ से कोई भी एक ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे एक नया क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे हमारा डायमेंशन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स है, वैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट का स्टाइल भी होता है, तो हम टेक्स्ट का स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी जो टेक्स्ट स्टाइल है उसमें हमारी हाइट 0 है और फॉन्ट जो है वो एरियल है, जो कि सबसे सिंपल है। इसमें मैं एक और नया क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड 2। ये मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इसमें हम जो हाइट है वो हम टेक्स्ट की हाइट जो है वो हम 6 इंचेस रखेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करके और इसको क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब जो स्केल है, जो डायमेंशन का स्केल है वो सही हो जाता है, वो अपने प्रॉपर उसमें आ जाता है। दूसरा बात में आप ये देखेंगे कि जितनी भी डायमेंशन है अभी वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलाइंड आ रही है, एकदम सीधी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको डायमेंशन लाइन के थ्रू अलाइन करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट में आके हम इसे अलाइन टू डायमेंशन लाइन कर देंगे। जैसे ही हम डायमेंशन लाइन से अलाइन करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डायमेंशन लाइन के साथ में ही टेक्स्ट आने लगेगा। इसमें एक मेजर सेटिंग और भी है, वो है ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, मतलब डायमेंशन लाइन से ऑफसेट कितना रहेगा टेक्स्ट का। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन लाइन जब आके इस टेक्स्ट से मिलती है, यहाँ पे अभी 0 है, तो मतलब यहाँ पे बहुत बिल्कुल गैप नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो, जिसमें मैं चाहूंगा कि 1 इंच का हम कम से कम गैप रखें। तो यहाँ पे आप परसीव करना मुश्किल है कि यहाँ पे 1 इंच का गैप आया ही नहीं आया, लेकिन जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आपको वो चीज दिखाई देगी। इसके बाद में आते हैं हम फिट में। इसमें ज्यादा कुछ सेटिंग्स हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है इसमें एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी यूनिट्स। तो जो हमारी मेन है वो है प्राइमरी यूनिट्स। अभी इसमें हम डेसिमल ली हुई है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हमने पहले जो सेट किया था, हमने आर्किटेक्चरल यूनिट सेट की थी। अगर मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल सेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये फीट इंचेस में ऑटोमेटिकली आ गया है। अब दूसरा आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मैटर करता है कि आप कितनी डिटेल तक अपना डायमेंशन दिखाना चाहते हैं। जनरली आर्किटेक्चर लेआउट प्लान में हम प्रिसीजन 0 रखते हैं ताकि उसमें हाफ इंच का भी ना हो, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन में इसे हम 1.5 या फिर 1/4 तक रखते हैं, क्योंकि 1/4 तक आप मेजर कर सकते हैं 1 इंच टेप पे। अगर हम देखें कि 1 इंच का 1/4 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस या 6 mm या 5 mm होता है, तो वो आप इजीली मेजर टेप में मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम 1/4 तक लेते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 लूंगा क्योंकि हम अभी इसमें जो सिविल है वो हम बहुत बेसिक लेआउट कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिसीजन कर देंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी वो ऑड वैल्यूज थी वो सारी सारी हट के यहाँ पे हाफ इंच का एक हमें मिल गया है, ताकि हमें हाफ इंच का एक डायमेंशन मिल गया है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ हम दूसरी और यूनिट्स दिखाएं, जैसे कि हम में दिखाएं, तो हम इसमें डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट करके हम इसमें अदर यूनिट्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे तो इसे हम बंद कर देते हैं। और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे, अब आप देखेंगे कि मेरी सेट स्टैंडर्ड 2 जो है वो अब मेरी जैसा मैं चाहता हूँ वैसी वो पूरी सेट हो चुकी है। इसको मैं सेट एज करंट कर दूंगा एंड इसे मैं क्लोज कर दूंगा। अभी भी ये हमारी जो डायमेंशन जो हमने पहले यूज की थी, जो बनाई थी, वो उस लेवल में उस स्टैंडर्ड में नहीं आई जो हमें चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब जब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल और डायमेंशन स्टाइल दोनों की दोनों स्टैंडर्ड है, वो नहीं है जो हमने बनाई थी। तो हम यहाँ से इसको स्टैंडर्ड 2 में सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी स्टैंडर्ड 2 में सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा की पूरा जो डायमेंशन है वो जैसा हम चाहते हैं वैसा वो चेंज होके इसमें आ गया है। इसमें अब वापस हम तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसमें हम जितनी भी डायमेंशन है वो दो टाइप से इसमें डायमेंशनिंग करेंगे। एक हम करेंगे ग्रिड लाइंस की, एक हम करेंगे कॉलम्स की पोजीशन की, जो कि ग्रिड लाइन से कितना पे कैसे है। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा कॉलम से पोजीशन का। अभी मैंने क्या किया कि पुरानी वाली जो डायमेंशन वो डिलीट कर दी है, अब मैं नई डायमेंशन इसमें एक बना रहा हूँ जो कि मेरी ग्रिड लाइन से जितने भी वॉल्स हैं और कॉलम्स हैं उनकी डायमेंशन होगी। तो मैंने पहला पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया और मेरे पास में ये डायमेंशन आ गई कि ये जो मेरी वॉल जो 9 इंचेस की थी, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा ग्रिड लाइन है और ग्रिड लाइन से जो बाहर निकल रही है वॉल वो 4.5 इंच है। ये कॉमन है इसमें इतना। तो ये हमारा एक डायमेंशन आ गया है।
अब इसको मैं वापस मेरी डायमेंशन लेयर में डाल दूंगा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो डायमेंशन है हमने सेलेक्ट ऐसे नहीं की थी, अब ये इसके अंदर बीच में नहीं आ पाई, तो ये अलग से यहाँ पे शो हो रही है, जो कि बहुत अलग अजीब दिखती है। तो इसको सेट करने का एक तरीका है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, तो इसको सेट करने का एक तरीका है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है। इस पॉइंट पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना कर्सर रखना है, तो आपको ये मेन्यू दिखाई देता है। आप इस मेन्यू में मूव विद डायमेंशन लाइन सिलेक्ट करेंगे तो ये जो पूरा की पूरा है, जो टेक्स्ट है हमारा, वो डायमेंशन लाइन के साथ में मूव होगा। हम यहाँ पे इसको सिर्फ लीडर के साथ में मूव करेंगे। जैसे मैं इसे मूव विद लीडर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में एक लीडर इसको आ गया है, जो कि इस डायमेंशन का मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। इसको मैं और भी दूसरी जगह प्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ ताकि मेरी यहाँ वाली डायमेंशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब इसमें आगे हमें अगर डायमेंशन ऐड करनी है तो मैं वापस डिम लीनियर जो कि DLI कमांड है उसमें मैं क्लिक करके एक डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ, और उसको मैं इस पॉइंट पे रख के इसको एक लाइन में लेके आ सकता हूँ। या फिर इसमें एक और कमांड हम यूज कर सकते हैं जो कि है DCO, दैट इज डिम कंटिन्यूस, डिम डायमेंशन कंटिन्यूस। तो DCO का जो फंक्शन है वो है कि आप जैसे ही इसे कमांड एक्टिवेट करते हो, आप देखोगे कि जो लास्ट हमने डायमेंशन बनाई थी, ये उसी डायमेंशन के साथ में आगे हमें एक और पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए डायमेंशन मिल जाती है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इधर के लिए कि मेरे को इस कॉलम पे डायमेंशन देना है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया। अब मैं जितना चाहूँ मैं इस डायमेंशन को आगे ले आके इसमें अलग अलग पॉइंट्स मार्क करता रहूंगा और मेरे को डायमेंशंस मेरे को मिलती रहेंगी। सेम ऐसे ही जब मैं इस सेंटर लाइंस का मार्किंग करूंगा तो मुझे पहला ये याद रखना है कि जब भी मैं डिम कंटिन्यूस यूज करूं तो वो हमेशा पहले, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप डिम कंटिन्यूस यूज करें उससे पहले आपको जो डायमेंशन चाहिए आप वो पहले बना लें। जैसे कि मुझे अभी ये डायमेंशन चाहिए तो पहले मैं ये बना लेता हूँ। इससे अगर नहीं करते हैं और अगर मैं डिम कंटिन्यूस यूज करता हूँ, अगर जैसे मैं ये नहीं करता हूँ और मैं इसमें डिम कंटिन्यूस यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास में एक बॉक्स बन जाता है। ये बॉक्स मुझे बोल रहा है कि आपको किस लाइन से किस डायमेंशन से सिलेक्ट करना है। तो मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस डायमेंशन के आगे कंटिन्यू करने लगेगा। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक नई डायमेंशन क्रिएट करें, तो हम एक नई डायमेंशन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ये इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, तो ये बाहर से जैसे शो हो रहा है, तो हम इसको मूव विद लीडर करके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे मूव विद लीडर करता हूँ तो ये या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में ही मूव करता है। ये आपको ऑर्थोगोनली ही मूव करेगा, ये आपको फ्रीली मूव नहीं करने देगा। तो उस चीज को करने के लिए आप ये ऑर्थो ऑफ करके और उसके बाद में इसे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर वापस आप इसका ऑर्थो ऑन कर दीजिए ताकि आपको ड्राइंग में दिक्कत ना हो। अब जो है इसमें फिर वापस अब हम डिम कंटिन्यूस हम करते हैं, तो जो हमने लास्ट डिम डायमेंशन बनाई थी ये उसी से आगे कंटिन्यूस लेगा। अब मेरे को यहाँ पे डायमेंशन जो है वो सारी की सारी ग्रिड की करनी है। अब आप देखेंगे मैंने सारी की सारी जो डायमेंशन है वो इस ग्रिड की कर दी है, तो मेरे पास में दो डायमेंशन आ गई है, एक ग्रिड की और एक जो मेरी एंटिटीज हैं जैसे कि वॉल्स और जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है कॉलम्स, उनकी मेरे पास में डायमेंशन आ गई है। दूसरी डायमेंशन जो कम करते हैं मार्किंग प्लान में वो होती है आपकी इंटरनल डायमेंशन, जो कि होती है हमारी वॉल टू वॉल इंटरनल डायमेंशन जितनी भी हमारे स्पेसेस में आ रही होती है। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक वॉल टू वॉल डायमेंशन लेनी है, तो मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करके DLI करके मैं यहाँ पे वो डायमेंशंस डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं, जैसे आप DCO करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी वापस ये लाइन इसमें आ गई है। अब आप देखेंगे कि मैंने जब लास्ट पॉइंट यहाँ डायमेंशन का छोड़ा था वो मैंने इधर छोड़ा था, तो मेरा जो कंटिन्यूटी है वो इधर से हो गई है। अब हमें कंटिन्यूस यहाँ से चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जब कमांड एक्टिवेट करते हैं इसी के बाद में आप एक बार स्पेस बार दबाएंगे तो आपको ये सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करके इस एज को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए अब बहुत इजी हो गया है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली पूरी डायमेंशन डाल सकता हूँ।
सेम मैं इस डायमेंशन के लिए भी कर सकता हूँ, इस लाइन के लिए भी कर सकता हूँ। आर्किटेक्चर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर आपकी सारी डायमेंशंस जितनी भी हैं वो सब एक लाइन में चले, क्योंकि आप जब एक लाइन में डायमेंशन डालते हैं तो आप बेसिकली उस लाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें इसके बीच में आ रही है उनके बीच में गैप्स और उनसे बताते हैं। तो मैं वापस इसमें करता हूँ। अब ये वापस मुझे इस वाली कमांड के लिए बोल रहा है, इस वाली डायमेंशन को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, पर मुझे दूसरी करनी है तो मैं स्पेस बार करूंगा और मैं इस वाली डायमेंशन को कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस है आप इसमें इंटरनली सारी डायमेंशंस दे सकते हैं। आप ये विंडो की डायमेंशन भी दे सकते हैं, डोर की भी दे सकते हैं कि वो कॉलम से डोर कितना है और फिर डोर से ये विंडो कितनी दूर है। आप ये सारी की सारी डायमेंशंस दे देंगे तो जो आपका मार्किंग प्लान है, जो कंस्ट्रक्शन प्लान है ऑन साइट, वो आपका रेडी हो जाएगा। देखेंगे मैंने यहाँ पे जितनी भी है सारी डायमेंशंस मैंने इसमें मार्क कर दी हैं। मैक्सिमम डायमेंशंस जो आपको चाहिए होती है वो वॉल की, विंडो की और डोर की पोजीशंस को मार्क करते हुए चाहिए होती है। इसके बाद में हम इसमें जो एक और पॉइंट आता है वो आता है आपका टेक्सटिंग का, जिसमें आप स्पेस डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये बेडरूम है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरा बेडरूम है? उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए होगा जो कि शो करेगा कि ये मेरा बेडरूम है और इसकी जो डायमेंशन है वो इतनी और इतनी है, क्लियर डायमेंशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे एम टेक्स्ट का। एम टेक्स्ट कमांड इसलिए क्योंकि अगर आप सिंपल टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं तो आपको उस टेक्स्ट कमांड के अंदर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं चेंजेस करने के। जैसे कि अगर मैं इसमें कुछ डालता हूँ बेडरूम, बेडरूम 1 और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास में ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ इस टेक्स्ट को एडिट करने का ही ऑप्शन है। आप इसमें और कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं एम टेक्स्ट लेता हूँ, एम टेक्स्ट कमांड मेरे को एक बड़ा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, पूरा ऑप्शन प्रोवाइड करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे को फॉर्म से लेके इसके साइजेस और सब कुछ मैं यहाँ पे इसका चेंज कर सकता हूँ। इवन मैं इसमें सिंबल भी अगर कोई डालना चाहूँ तो वो मैं डाल सकता हूँ। तो मैं इसमें यहाँ डाल देता हूँ बेडरूम 1। अगर अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एम टेक्स्ट है उसके अंदर एक ये इशू आता है कि जैसे हम इसे छोटा करते हैं तो यहाँ पे ये जितनी भी स्पेसिस होती है, स्पेसिस के बाद में वो टेक्स्ट को काट के अलग लाइन में शो करता है। इसको हम जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे वो पूरा एक साथ में शो करने लगेगा। इसको मैंने ओके कर दिया है। इसको मैं अभी इसकी लेयर में डाल देता हूँ, AR टेक्स्ट की लेयर में। तो अब मेरे पास में ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, एक टिप है छोटी सी, कि जब भी आपको किसी भी रेक्टेंगुलर स्पेस का डायमेंशन लेना होता है इसका एक्स और वाई, तो उसके लिए हम DI एंटर करके उसके एक डायगनल से दूसरे डायगनल, उसको हम डायगनली मेजर करते हैं। जैसे आप डायगनली मेजर करोगे तो आपको नीचे यहाँ कमांड लाइन में देखने को मिलेगा इसका डायगनल डिस्टेंस जो हमने अभी मेजर किया और उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई होता है वो इसकी ये एक्स का ये वाला पार्ट और वाई का ये वाला पार्ट, ये हमें डायमेंशन मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने देखा आपने यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि जो मैंने पहले डायमेंशन डाली हुई है वो है 11.5 फीट बाय 12 फीट। अब यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 11 फुट 3 इंच और बाय 12 फीट। तो यहाँ पे 11 फुट 3 इंच इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मेरी 4.5 इंच की यहाँ पे वॉल थी, मैंने यहाँ जब डायमेंशन लिया था तो मैंने यहाँ कॉलम के एंड से लिया था, तो मेरा 4.5 इंच यहाँ कम हुआ, जिस वजह से मेरी ये जो डायमेंशन है ये इफेक्ट कर गई। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको किसी भी स्पेस का जल्दी से एक्स और वाई दोनों चाहिए हो एक ही कमांड में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके जब एंटर करूंगा तो मैं इसमें यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि मेरा जो रूम है वो 11 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट 0 इंचेस है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात है तो इसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे भी आप टेक्स्ट फॉर्मेट करना चाहें उसे कर सकते हैं। मैं जनरली कोशिश ये करता हूँ कि इसको मैं मिडिल में रखूँ, मिडिल लाइन रखूँ ताकि मेरे को हमेशा देखने में अच्छा लगे। अब जैसे मैंने एक रूम का किया है, मैं दूसरे रूम का करना है तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करके दूसरे रूम पे पेस्ट कर दूंगा
तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं रूम 2 भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी डायमेंशन से सबकी टेक्सटिंग कर दी है, सारे रूम्स की टेक्सटिंग कर दी है। तो इस तरह से आप सारे रूम्स की टेक्सटिंग और ये सब कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है डोर विंडो शेड्यूल के बारे में। डोर विंडो शेड्यूल बनाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है पहले डोर विंडो के टैग्स बनाना, कि आप जो डोर विंडो यूज कर रहे हैं उनके टैग्स क्या होंगे। तो मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है आपके डोर के टाइप डिफाइन करना। डोर टाइप डिफाइन करने का मतलब है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर आपके अलग अलग डोर साइजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, कि वो किस स्पेस में यूज हो रहे हैं। मेरा हमेशा मानना ये है कि हम जितने कम टाइप ऑफ डोर्स रख सकें उतना इजी कंस्ट्रक्शन में हम आगे कर सकते हैं, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। डोर साइजेस को कंस्ट्रेंट करना, उनके टाइप्स को कम रखना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हमारे जितने भी डोर्स हैं उन सब की क्वांटिटीज और उन सब के मटेरियल की कॉस्टिंग निकालने के लिए ये चीज़ बहुत एडवांस है। ये आप जब बाद में एस्टिमेशन कॉस्टिंग सीखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्यों अच्छा तरीका है टाइप्स को कम करना, क्योंकि जितने टाइप्स कम होंगे उतने मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि मैं इसमें देखूंगा मेरे पास में यहाँ पे अभी 3 टाइप के डोर्स हैं। एक जो मेरा मेन डोर है जो कि डबल डोर है, एक मेरे जो स्पेसिस जो रूम्स के लिए मेरे डोर्स खुल रहे हैं जो कि अभी 3 फीट के करीब 2 फुट 9 इंच के करीब मेरे डोर्स हैं, और जो छोटे डोर्स हैं जो कि टॉयलेट के लिए मेरे जा रहे हैं खुल रहे हैं जो कि 2 फुट 6 इंच की ओपनिंग वाले डोर्स हैं। तो मैं इनमें 3 अलग अलग टैग्स बनाऊंगा। टैग्स बनाने का बिल्कुल सेम वही तरीका है, आपने जो पहले टैग्स बनाए होते हैं उनको आप या तो डायरेक्ट कॉपी करके या डाल सकते हैं उस जगह पे और उसको आप टैग कर सकते हैं, या फिर आप एक नया डोर का अलग टैग बना सकते हैं। मैंने ये ग्रिड का टैग बनाया था, आप एक डोर का नया अलग टैग बना सकते हैं। मैं कोशिश करूं मैं ये एक अच्छा टाइम है आपका, ये एक अच्छा पार्ट है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको डोर टैग्स बनाने हैं। और ग्रिड टैग्स तो आप बना ही लेंगे, अब इसके बाद में आप डोर टैग्स भी एक अलग टैग बनाएं, एट्रीब्यूट बनाएं, तो आपके एट्रीब्यूट पे कमांड अच्छी हो जाएगी और आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो जैसे अगर मैं डोर टैग यहाँ बना दिया है तो मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि ये मेरे डोर की लेयर में ही रहे, ताकि मेरे को इजी टू यूज और मेरे को एक बार में देख के लगे कि हाँ ये डोर टैग है, और ये डिस्टिंग्विश कर पाऊँ कि ये डोर टैग है और ये ग्रिड टैग है। अभी इसमें क्या है कि अगर ये डोर टैग मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो मैं इसे स्केल भी यहाँ पे कर सकता हूँ, जो कि SC एंटर करके मैं इसे स्केल कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट के ऊपर। जब आप प्रिंट करने जाते हैं तो ये जब ओवरलैप्स होते हैं, जैसे कि ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये बाद में प्रिंट में बहुत इशू क्रिएट करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको जितना हो सके उतना ओवरलैप कम हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डोर टैग डाल दिया, अब मेरे यहाँ पे 3 टाइप के डोर्स मैंने आपको बताया अभी कि मेरे पास में 3 टाइप के डोर्स हैं। तो जैसे मैं इसमें 3 टाइप के डोर डालने हैं, तो पहला डोर जो है मेरा वो ये D1 ये है, जो दूसरा डोर है वो मेरा D2 ये है, और तीसरा डोर जो है वो मेरा टॉयलेट का D3 ये है। अभी मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके इनको सिर्फ यहाँ पे D1 D2 एंड D3 मैं यहाँ पे इनको डाल दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे पास में यहाँ पे D1 D2 D3 के डोर टैग्स आ गए हैं। ऐसे करके आप जितने भी डोर्स और विंडोज हैं उन सबके टैग्स बना सकते हैं, अलग अलग टैग्स कर सकते हैं। अब देखेंगे मैंने यहाँ पे जितने भी डोर और विंडो टैग्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये जो V1 है ये मेरा वेंटिलेटर्स है, क्योंकि हम जो बाथरूम की बात करते हैं, वॉशरूम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हम विंडो है वो नॉर्मली हम एक सिल हाइट जो उसका है बहुत हाई रखते हैं, जिसकी वजह से वो उसे हम वेंटिलेटर में काउंट कर सकते हैं। और जो विंडोज हैं हम उसमें W1 W2 W3 का टैग भी कर सकते हैं। अब इन जो हमने डोर्स बनाए हैं, अब इसका हमें ओपनिंग शेड्यूल बनाना है। ओपनिंग शेड्यूल क्या होता है कि जितने भी हमने डोर और विंडोज बनाए हैं, जितने भी हमने टैग्स दिए हैं, जितने भी टाइप ऑफ डोर्स हैं, उन सबको हमें कंसोलिडेट करके एक एक्सेल में हम बना लेते हैं। डोर विंडो शेड्यूल हमें तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हमें कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना होता है या क्वांटिटी हमें
चेक करनी होती है। तो आप देखेंगे कि मैंने एक्सेल में यहाँ पे एक ओपनिंग शेड्यूल बना लिया है, जिसके अंदर मेरे D1, D2, D3 डोर साइजेस मैंने डाल दिए हैं। W1, W2, W3 के साइजेस और इसके क्वांटिटीज कितनी कितनी है वो सब इसके अंदर आ गई हैं। आप भी एक ऐसा बना सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें आपको एक ही बार में पता चल जाता है कि आपके कौन सा डोर का टाइप है, कितने क्वांटिटीज आपके पास में आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने डोर नंबर्स, स्ट्रक्चरल विड्थ, उसकी स्ट्रक्चरल विड्थ कितनी है, उसका सेल लेवल कितना है, उसका लिंटल लेवल कितना है, और उसकी स्ट्रक्चरल हाइट कितनी है, और उसके नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं। मैंने ये सब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लिया है। आप भी एक ऐसा टेबल बनाइए और उसमें आप कोशिश ये कीजिए कि आप जितने भी कम टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडोज रख पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। एक चीज़ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम जो एक्सेल है इसको हम ऑटोकैड के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है उसमें हम और आप एक सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ ऑटोकैड नहीं है, उसके अंदर एक्सेल भी आता है, उसके अंदर आपका पावर पॉइंट भी आता है फॉर प्रेजेंटेशंस, उसके आपके स्केचअप फॉर 3D, आपके अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं, एस्टिमेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, कैड कैड के बाद में आपके स्टैट प्रो है और अदर अदर सॉफ्टवेयर है। हम इन सारे सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं और जब इन कंबाइन करके इनको यूज करते हैं तो ही हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर हमें ये जो टेबल है, अगर ये हमें टेबल ऑटोकैड में चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको जो एरिया चाहिए, जितना आपको टेबल चाहिए आप उतना सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप कंट्रोल C करें, जो कि आप कंट्रोल C करके उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आना है अपने ड्राइंग में। आप जैसे ही ड्राइंग में आते हैं, अपने ड्राइंग में आते ही आप यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे उसको, तो आप देखेंगे आपके पास में एक छोटा सा यहाँ पे एक डायलॉग आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको जो OLE टेक्स्ट साइज है, OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें आपके जितने भी जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ ऑटोकैड होते हैं, वो आपके लिंकिंग और इसमें आप एम्बेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए ये OLE यूज होता है। तो जैसे हमने देखा इसमें जो फॉन्ट साइज है, पॉइंट साइज आपने 9 है, इसका टेक्स्ट साइज हमने 0 लिया हुआ है। मैं इसमें टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा ले लूंगा, जैसे मैं इसमें 4 इंच के करीब टेक्स्ट साइज लूंगा और एंटर करूंगा, तो मेरे पास में ये जो टेबल है जो हमने वहां पे बनाया था वो हमें यहाँ पे एज इट इज मिल जाता है। इस टेबल को मैं चाहूँ तो कहीं भी रख सकता हूँ, ऑटोकैड का एक एंटिटी बन जाता है। और बाद में जब हमें प्रिंट करना है तो हम इसको इसके साथ में रख के और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ताकि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है उसको इजी हो एक बार में जज करने में, एक बार में देखने में और पता करने में कि कितने डोर्स और कितने विंडोज उसको रिक्वायर्ड होंगे। इसको अगर हमें एडिट करना है कभी फ्यूचर में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे इसको सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करके एक OLE ऑप्शन आता है, इसमें आप आएंगे और ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक नई विंडो खुल जाती है। उस विंडो में आप जाके उसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने इसमें सिविल ड्राइंग्स से लेके मेजरमेंट और डायमेंशनिंग करना सीखा, उसमें टेक्स्ट डालना सीखा, उसमें हमने टैग क्रिएट करना सीखा और इसके बाद में हमने कंटिन्यूस डायमेंशंस डालना सीखा। डोर विंडोज के शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसके ओपनिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं और उनके टैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, OLE कमांड्स को कैसे यूज करना है और अदर सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड में कैसे आना है, वो भी हमने सीखा इसके अंदर। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप जितने भी कमांड आज हमें बताए हैं आपको, आप इन सब चीज कमांड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको आप अपने हैबिट में लेके आइए, ताकि आपकी कैड की जो ड्राफ्टिंग है वो भी फास्ट हो सके। और कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स है जैसे टैग्स है और इन सबको आप यूज कीजिए, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो सिर्फ ड्राफ्ट ना हो, वो एक स्मार्ट ड्राफ्ट हो। स्मार्ट ड्राफ्ट का मतलब है कि आपका जो ड्राइंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और आप उसको इस तरह से यूज कर पाए कि उसमें आपको मिनिमम कमांड्स में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।